विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहा, आज से नहीं उठा रहा, शुरू से उठा रहा। पीएम मोदी के विदेश दौरों पर कह रहा है कि पीएम मोदी संसद सत्र के बीच में विदेश जा रहे हैं। बाप रे बाप, बताइए क्या हासिल होगा इससे। लेकिन यही डिप्लोमेसी है बॉस, जिसके दम पर वो चीन भी आज लाइन पर है, जो चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त और हमारा सीधा दुश्मन है। यह वही डिप्लोमेसी है जिसके दम पर आज न सिर्फ चीन बल्कि ट्रंप की भी हेकड़ी नए भारत के सामने निकल जाती। आप देखिए कि मोदी आतंकी पाकिस्तान के दोस्त चीन को ऐसे लाइन पर ले आए कि वो कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी संगठन टीआरएफ को उस अमेरिका से ग्लोबल बैन लगवा दिया जो अमेरिका कुछ समय से पाकिस्तान को पुचकारने में जुटा हुआ था, लल्लो चप्पो कर रहा था, उसने टीआरएफ पे बैन लगा दिया। आप ये भी देखिए कि जिस मालदीव में इंडिया आउट का अभियान चलाया गया था, वो मौजू याद है ना। अब वही मालदीव अपने स्वतंत्रता दिवस में नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला रहा है। वो मौजू गया था चीन के गोद में बैठने। ऐसा खेल पलटे नरेंद्र मोदी के, अब नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बुला रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ब्रिटेन भी जाएंगे। यानी मोदी का विजन क्लियर है बॉस, पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करवाना। आप देखिए कि चीन से दबकर पहले की सरकारें बॉर्डर पर सड़कें तक बनाने से कतराती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन बॉर्डर पर राफेल लैंड करवाने का इंतजाम कर रहे हैं बॉस। चीन बॉर्डर के बेहद नजदीक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनवा रहे हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनवा रहे हैं। पीएम मोदी बॉर्डर पर चीन के सिर पर चढ़ा दुश्मनी का भूत उतार रहे हैं और उसका असर दिखना शुरू हो गया है। चीन भारत से दोस्ती के लिए अलबलाया हुआ है, भारत के साथ बात करने के लिए पाकिस्तान को धकिया दे रहा है, और इसकी बात आपको विस्तार से बताऊंगा। यह भी आज आपको बताऊंगा कि भारतीय सेना को अब कौन सी हवाई ताकत मिलने वाली है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ाई हुई है। बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया है जो चीन को बड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसका एक ट्रेलर देखिए पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दुश्मन को उसकी हद में रखना अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान के बाद अब मोदी ने एलएसी के बेहद नजदीक एक ऐसा काम कर दिया कि चीन चाहकर भी अपनी हद पार करने के बारे में 10 बार सोचेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगी एलएसी से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर आप जो ये पट्टी देख रहे हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो बनकर तैयार हो चुका है बॉस। इस एयरफील्ड का नाम है न्योमा एयरफील्ड। अक्टूबर में इस एयरफील्ड से भारतीय सेना के राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स उड़ान भरना शुरू करेंगे और यह हवाई पट्टी बिल्कुल एलएसी के पास है। इस एयरफील्ड का शिलान्यास अगस्त 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। देश का सबसे ऊंचाई पर बना न्योमा एयरफील्ड 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना है। एलएसी से इस एयरबेस की दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। इसके 3 किलोमीटर लंबे रनवे का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा एटीसी और बाकी के कामों को भी फाइनल टच दिया जा रहा है। अब आप न्योमा एयरफील्ड की एक सैटेलाइट इमेज देखिए बॉस, जिसमें दिख रहा है कि रनवे, एटीसी टावर, फाइटर जेट्स खड़े करने के लिए हैंगर और प्रशासनिक बिल्डिंग सब तैयार हो चुके हैं बॉस। और जल्दी ही यहां मिग 29 और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे, राफेल उतरेगा। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से न्योमा हवाई पट्टी बेकार पड़ी थी। सितंबर 2009 में भारतीय वायुसेना ने इसे दोबारा शुरू किया था, लेकिन अब तक न्योमा का रनवे मिट्टी से बना हुआ था, जिससे सिर्फ C-130J जैसे परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर ही उतर सकते थे। साल 2020 में गलवान और डेमचोक देप्सांग में चीन के साथ गतिरोध के वक्त भारतीय वायुसेना ने इसका इस्तेमाल किया था। MI-17 मीडियम लिफ्ट, CH-47F चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को न्योमा में तैनात किया गया था। इसके बाद 2021 में मोदी सरकार ने न्योमा को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर विकसित करने का फैसला किया, और अब न्योमा एयरफील्ड से भारतीय वायुसेना को न सिर्फ चीन पर नजर रखने में मदद मिलेगी, बल्कि चीन की किसी भी चालबाजी का तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। लद्दाख में जिस ऊंचाई पर यह एयरबेस बना है, वहां सर्दियों में तापमान -35 डिग्री तक चला जाता है और एलएसी का पूरा इलाका लेह लद्दाख से कट जाता है।
लेकिन न्योमा एयरबेस बनने के बाद यहां भारतीय वायुसेना के सभी तरह के विमान आसानी से उतर सकेंगे। अभी भारी हथियारों को लेह से सड़क मार्ग के जरिए एलएसी पर पहुंचाना पड़ता है। न्योमा एयरफील्ड बनने के बाद अब सिर्फ 2 घंटे में भारी हथियार एलएसी पर पहुंच सकेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत कम समय के अंदर सैनिकों को एलएसी पर तैनात किया जा सकेगा। इससे चीन के साथ गतिरोध की स्थिति में भारतीय सेना का रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना को रिमोट और पहाड़ी बॉर्डर एरिया तक सीधी पहुंच हासिल होगी। इस एयरबेस के तैयार होने के बाद लद्दाख में भारतीय वायुसेना का यह चौथा एक्टिव एयरबेस होगा। अभी लेह, करगिल और सियाचिन में एयर स्ट्रिप है, जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। न्योमा एयरबेस तो सिर्फ एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की युद्ध स्तर पर तैयारी को निपटाते जा रहे हैं। मोदी सरकार इस टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है कि अगले 5 साल में एलएसी की सभी फॉरवर्ड पोस्ट तक सड़कें पहुंच जाएं। लद्दाख में रणनीतिक रूप से अहम देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में 130 किलोमीटर लंबी नई सड़क अगले साल पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी चीन बॉर्डर पर आसान पहुंच बनाने के लिए हाईवे के निर्माण का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची शिंकुला टनल बनाई जा रही है, जो हिमाचल से लद्दाख तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। यानी नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारें करना ही नहीं चाहती थी या चीन के डर से करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। जिनको लग रहा है कि सड़क बना दिया तो क्या ही कर दिया बॉस नरेंद्र मोदी ने। आपको साल 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी का बयान सुनवाता हूं। उन्होंने खुद कबूल किया था कि भारत ने चीन के वजह से कि चीन नाराज ना हो जाए एलएसी पे सड़कें नहीं बनाई थी और ना कोई एयरफील्ड। सुनिए तब के रक्षा मंत्री क्या बोलते थे। Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. आप सोचिए बॉस, रक्षा मंत्री खुद खड़े होकर सदन में बड़ी गर्व से बता रहे हैं कि आजादी के बाद सरकारें ऐसी रहीं जिन्होंने बॉर्डर पे कुछ निर्माण नहीं कराया, क्योंकि ना निर्माण करना ज्यादा सेफ रहता है। ऐसी ऐसी सरकारें रही हैं इस देश में। और नरेंद्र मोदी, जिनके लिए कहा जाता है कि चीन से आंख नहीं मिला पाते, भाई साहब एलएसी के पास तक सड़क जा रही है, एयर स्ट्रिप बन रहा है। यह होता है देश को मजबूत करना। आप सोचिए कांग्रेस चीन के सामने किस कदर सरेंडर मोड में रही होगी कि बॉर्डर पर अपनी ही सीमा के अंदर एयरबेस छोड़िए सड़क बनाने से पीछे हटती थी। और राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर की रट लगाते हैं, जबकि पीएम मोदी बॉर्डर पर वो काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारें कर देती ना बॉस, तो भारत कब का बॉर्डर पर और मजबूत हो जाता। और नरेंद्र मोदी तो वो कर रहे हैं जिससे चीन को परेशानी होगी, जिसके लिए वो भारतीय सेना को ताकतवर बनाने में जुटे हैं। आप देखिए कि अब भारतीय थल सेना को जल्दी ही दुनिया के सबसे एडवांस्ड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की ताकत मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर में 22 जुलाई को भारतीय सेना में अपाचे हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाएगा। वायुसेना के बेड़े में पहले से ही अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब ये थल सेना में शामिल होकर ग्राउंड ऑपरेशंस में भी अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसके लिए अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर किया जा रहा है। तीनों हेलीकॉप्टर भारत पहुंचने वाले हैं। मोदी सरकार ने साल 2020 में भारतीय सेना के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ लगभग 5,000 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। इस डील के तहत पहले फेज में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में से अभी तक 3 भारत को मिलेंगे। जोधपुर में 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन इन अपाचे हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करेगी। इन तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर को पूरी दुनिया में यानी फ्लाइंग टैंक यानी उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है, और इसकी वजह है इस हेलीकॉप्टर की जबरदस्त मारक क्षमता। देख रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक गन लगी होती है जो चलते फिरते दुश्मन को निशाना बना देती है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम लगे हैं जो जटिल युद्ध क्षेत्रों में भी प्रभावी साबित होते हैं। इसमें हेलफायर जैसी एंटी टैंक मिसाइलें फिट होती हैं जो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देती हैं। अपाचे में लगे रॉकेट पॉड्स से दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की जा सकती है। नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम के दम पर यह दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन को पूरा कर सकता है। अपाचे की इन्हीं खूबियों की वजह से इसे टैंक्स का फ्लाइंग वर्जन कहा जाता है कि भाई उड़ता फिरता टैंक है जो दुश्मन के टैंक्स को भी एयर स्ट्राइक में बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है।
एक और बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। और स्वास्थ्य वजहों से कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, क्या हुआ आज दिन में? तो जगदीप धनखड़ दिख रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए सुशांत, जो लेटर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि जो डॉक्टर्स की टीम उनको ट्रीट कर रही थी उनके एडवाइस पर, यानी हेल्थ इशू को आधार बनाकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही अगर आप नीचे की लाइंस को देखें तो उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनके साथ काम करने वाले लोग थे उन सभी को धन्यवाद अदा किया है। यानी वजह भले ही कुछ और रही हो, लेकिन जो लेटर सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर हेल्थ इश्यू को ग्राउंड बनाया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य के बारे में लेकर चिंतित थी। आज जब हाउस पहला दिन लगा मानसून सत्र का, उस दौरान भी उनकी तबीयत नासाज बताई गई, क्योंकि बिल को पास कराने के दौरान भी वो चेयर पर मौजूद नहीं थे। पीछे की कुछ और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में जो लिखित कारण बताया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा वो ये कि वो हेल्थ कंडीशन के आधार पर अपने पद से। बहुत शुक्रिया रविकांत इस पूरी जानकारी के लिए। रविकांत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो पिछले कुछ वक्त से बीमार भी चल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है कि इसकी वजह से वो अब उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते। इस खबर पर जो अपडेट आएगा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे भारत और चीन के रिश्तों की और भारत की सैन्य ताकत की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की ताकत देखी, अब भारत की कूटनीतिक ताकत भी दुनिया देख रही है। क्या अमेरिका, क्या चीन, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी भारत से भिड़ना नहीं चाहते। पहले अमेरिका ने पहलगाम अटैक में शामिल आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर बैन लगाया, अब चीन भी टीआरएफ को नहीं बचाएगा। चीन ने कह दिया है कि आतंकवादी संगठनों को लेकर चीन कोई रहम का बर्ताव नहीं करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान दिया कि चीन हर तरह के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है। चीन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील करता है। आप सोचिए बॉस, जो चीन अभी कुछ दिन पहले एससीओ लेवल की मीटिंग हो रही थी उसमें अपने यहां कह रहा था कि पहलगाम का नाम नहीं जुड़ेगा, और उससे ऐसे संबंध जो है वो बदले हैं कि वो भारत से दोस्ती के चक्कर में अब पाकिस्तान को धकिया रहा है। कह रहा है कि पहलगाम जैसा टेररिस्ट अटैक नहीं चलेगा, ना ही वो टीआरएफ का विरोध कर रहा है। जबकि ये तो वो चीन है जो कि लश्कर-ए-तैयबा और पता नहीं उसके बड़े बड़े आतंकियों को बचाने में लगा रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का दम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्दे के पीछे से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन देने वाला चीन भी मोदी को अब नाराज नहीं करना चाहता, भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। चीन तो यह भी कह रहा है कि वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, जिसके बाद अब वो देश भी लाइन पर आ गए हैं जो चीन के कंधे पर चढ़कर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे थे। आप देखिए कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मोदी के खिलाफ पलक पावड़े बिछा दिए हैं। मोइजू के आग्रह पर पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव जा रहे हैं, जहां वो 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मोहम्मद मोइजू ने भारत और मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था बॉस। सत्ता में आने के बाद मोइजू ने शुरुआत में भारत को इग्नोर किया, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी सख्ती दिखाई और मालदीव की आर्थिक मदद कम कर दी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मोइजू भारत यात्रा पर आए थे और भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तब भारत ने मालदीव को दोबारा कर्जा भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोइजू सरकार मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए भारत से लगभग 70,000 करोड़ रुपए उधार लेने की कोशिश कर रही है। ये वो योजनाएं हैं जिनको चीन ने फंड करने का वादा किया था, लेकिन चीन ने अपना वादा पूरा नहीं किया और मालदीव की कई प्रमुख विकास परियोजनाएं अटक गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मालदीव यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत की तरफ से फंडेड कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी का मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होना यह बताता है कि मोइजू की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। आप यह भी देखें कि एक तरफ तो नेटो में शामिल देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस से सारे रिश्ते तोड़ दो, वरना 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत ने भी कायदे से समझा दिया कि जो करना कर लो, भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। अब उसी नेटो में शामिल ब्रिटेन भारत के साथ अपनी आर्थिक
रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन जा रहे हैं। यह पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। पीएम मोदी और स्टारमर दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत के ब्रिटेन में निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा।